बच्चों, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सभी लोग? अंकित भाई ठीक है, तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई तो मैंने कहा क्लास कंटिन्यू किया जाए। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही भाई? तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? चलो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। छोड़ दूंगा भाई। मैथ्स की क्लास अगर 4 बजे रेगुलर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3:30 आज तो खैर ऐसे ही 3:15 तक का है, आगे भी छोड़ दूंगा 3:30 तक, डोंट वरी। पढ़ो मैथ्स दबा के। मैथ्स का कोर्स नहीं हुआ क्या भाई? मैथ्स का कोर्स नहीं हुआ क्या अभी तक? मैथ्स भाई, थर्मो की क्लास बताया था कि अब इसी दोपहर के सेशन में ही होगी। शाम का सेशन परमानेंटली बंद हो गया है ना। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप जो बोलेंगे, थर्मो पहले कर लेंगे फिर वेब कर लेंगे, जैसा आप बताइएगा। ठीक है, 2-3 घंटे का सेशन है थर्मो का बस। तो उसको किसी संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोगों ने सरफेस टेंशन लिखना सीख लिया था। सरफेस टेंशन लिखना सीख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन इनसाइड ए सोप सॉल्यूशन या एक्सेस प्रेशर की बात करें तो सरफेस टेंशन जैसे दो चीजें हैं। देखो सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं थोड़ी। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी में देखो जो भी वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स किया जाएगा वो किस में स्टोर्ड होगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपको पता है, तो यही चीज हम करने वाले हैं। तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक वायर फ्रेम है। एक आपने क्या लिया है? वायर फ्रेम बच्चों। अब इस वायर फ्रेम में एक ये स्लाइडर है ना, एक स्लाइडर है ये, और इसमें आपने एक सोप सॉल्यूशन जो है, इस वायर फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन से डिप कर दिया। इस वायर फ्रेम को आपने एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। तो मान लो इसको आपने किसी सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तो ऐसा मेम्ब्रेन बन जाएगा, है ना। स्लाइडर के साथ स्लाइडर के साथ इसका एक ऐसा मेम्ब्रेन बन जाएगा। ये अपना सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मान लो आपका सोप सॉल्यूशन है। आपने इसको पकड़ा, ये वायर फ्रेम है ना, और इस पे ये स्लाइड कर सकता है स्लाइडर। इसको पकड़ के और डिबा दिया। इसको पकड़ के आपने जो है, आपने क्या कर दिया? डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद इसमें एक मेम्ब्रेन आ गया। अब आपको पता है सभी बच्चों को कि यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स इसमें लगेगा इस तरीके से, ये सबको पता है। और ये बता चुका हूं कि यहाँ पे कितना होगा। अगर लेंथ इसका एल है, ये लेंथ इसका एल है,
है ना, इतनी लेंथ इसकी L है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे T है, सरफेस टेंशन T है, T इज द सरफेस टेंशन। तो फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, क्या होता है बताओ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है, एक अपना ऊपर कांटेक्ट बनेगा, एक नीचे, तो टी एफ का जो होगा यहाँ पे T इंटू 2L, ये क्लियर है सभी को। ये जो अपना स्लाइडर है, ये सोप मेम्ब्रेन कैसा होगा, एक कांटेक्ट ऊपर से भी होगा और एक नीचे से भी, और एक थिन लेयर होगी, है ना। तो आप इसमें बोल सकते हो कि F जो होगा यहाँ पे F ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा, और स्लाइडर इधर खींचा चला आएगा। मतलब आप देख रहे हो कि सरफेस टेंशन जो फोर्स है उसकी टेंडेंसी क्या है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, है ना। सरफेस टेंशन जो फोर्स है उसकी टेंडेंसी है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। तो ये इधर जा रहा होगा, तो हमें इसको क्या करना है, स्लोली जैसे पुल करना है। तो एफ एक्सटर्नल एजेंट आएगा, एफ एक्सटर्नल एजेंट आएगा। अगर मान लो ये एक्स पर है, ये अपने पास एक्स है मान लो, है ना, तो आप यहां पे अभी वर्क डन एक्स से थोड़ा सा और डी एक्स गया मान लो, तो आप वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिखोगे स्लोली पुल के लिए, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। और एफ एक्सटर्नल एक तरीके से किसके बराबर है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ सरफेस टेंशन दैट इज टी इंटू 2L, टी इंटू 2L, ये बोल सकते हो बच्चों। अब यहां पे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू टी इंटू 2L इंटू डी एक्स। अब बच्चों ये L इंटू डी एक्स जो है वो क्या है, एरिया स्वेप्ट है कि नहीं है बताओ। ये जो L इंटू डी एक्स है, मान लो आप स्लाइडर यहां पे आ गया, तो इसने कितने का एरिया स्वेप्ट किया, मेम्ब्रेन ने इतने का एरिया स्वेप्ट किया, इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, T इंटू 2 इंटू L इंटू डी एक्स। तो L इंटू डी एक्स हम DA बोल सकते हैं। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट T इंटू A इंटू 2 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे इसको और जनरलाइज करेंगे तो आपको पता है कि नेट जो होगा, अगर पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो W एक्सटर्नल आ जाएगा, और W एक्सटर्नल जो होगा 0 से x कर लेंगे हम लोग ये, है ना। तो इसको L इंटू एक्स, एक स्टेप और लिख देता हूं, तो W एक्सटर्नल हम बोल सकते हैं कि 2A इंटू L इंटू एक्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ये एरिया है पूरा। तो यहां पे W एक्सटर्नल को हम डेल्टा U भी बोलते हैं, और डेल्टा U में जब स्लाइडर मान लो यहां पर होगा, कोई भी एरिया नहीं होगी मेम्ब्रेन का, तो वो 0 होगा। तो नेट U जो आएगा वो आ जाएगा T इंटू A इफेक्टिव मैं लिख रहा हूं एक तरीके से। अब A इफेक्टिव क्या है, वो A इंटू नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, A इंटू नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। जैसे कि ये अपना स्लाइडर था, इस स्लाइडर में 2 मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टेक्ट था, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो आपने क्या किया, 2 वही फैक्टर को बताता है। तो बेसिकली आप एक नया डेफिनेशन ले रहे हो, सरफेस एनर्जी, दिस इज योर सरफेस एनर्जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी मेम्ब्रेन में स्टोर्ड हो चुकी है, दैट इज सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी जो अपने पास होगा, अब इस सरफेस एनर्जी को आप लिख सकते हो पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो यू कैन डिफाइन सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एक और भी डिफिनेशन है सरफेस टेंशन का, इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। और आप देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहां पर जितना ज्यादा एरिया कम होगा उतनी सरफेस एनर्जी कम होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या रॉन्ग है भाई बताइए। Ft हमने ये माना कि dx डिस्टेंस पे वो चेंज नहीं हुआ, तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स x पे था वही dx पे था, dx स्मॉल था, तो मैंने वही dx के लिए x के लिए लिख दिया, ठीक है। तो T इंटू 2L तो सरफेस टेंशन फोर्स है, और dx का डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो T इंटू 2L इंटू dx।
अब मैंने ये बोला कि मान लो ये कुछ जनरल है, ये कभी यहां रहा होगा और ऐसे ही चला गया होगा 0 से x तक, है ना। तो आगे ये मतलब मैं आगे ले लिया हूं, आपको इसमें से डाउट लग रहा है तो आप x से dx लिया है, इनिशियल स्टेट ये ले लो। मतलब स्लाइडर मान लो कभी यहां पे रहा होगा, स्लाइडर मान लो t इक्वल टू 0 पे यहां पे रहा होगा, किसी टाइम t इक्वल टू टी पर ये है, t इक्वल टू टी प्लस डी टी पे ये है, तो इसमें कोई गलती नहीं है भाई, समझ गए। चलिए, तो ये चीज है। तो आपने एक नई नई डिफिनेशन सीखी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज योर सरफेस टेंशन। ठीक है, और इसीलिए बच्चों आप देखते हो कि इसकी टेंडेंसी है कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, जितना कम एरिया होगा उतना एनर्जी कम होगी, है ना। इसीलिए अपने जो इस ड्रॉप होते हैं, रेन ड्रॉप्स, आइडियल रेन ड्रॉप्स तो स्फेरिकल फॉर्म लेते हैं, क्योंकि स्फेयर का एरिया सबसे मिनिमम होता है। सिलेंडर और स्फेयर सभी में आप देखोगे तो स्फेरिकल का एरिया सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसी में बच्चों अगर दो चीजें पूछी जाती हैं कि मान लो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉप है, कोई भी लिक्विड का हो सकता है, वाटर का या किसी का, ये लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, दिस इज योर लिक्विड ड्रॉप, और इसका सरफेस टेंशन T है, इसका रेडियस R है बच्चों। तो क्या आप इसमें सरफेस एनर्जी इसकी कितनी है वो लिख सकते हो। सरफेस एनर्जी बच्चों लिख सकते हो किसी लिक्विड ड्रॉप की, अगर सरफेस टेंशन T है, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। और अगर ड्रॉप के जगह पे कोई बबल है, बबल तो बचपन में खूब सारे बबल बनाए होंगे, तो जैसे कोई हमारे पास बबल है ना, तो ये मान लो बबल है। ठीक है, अब बबल में यही है कि ये मेम्ब्रेन है ना, और यहां पे एयर होगा, यहां पे भी एयर है, और ये अपना बबल है, इसका सरफेस टेंशन T है, इसका रेडियस R है, इनर और आउटर को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि इसमें सरफेस एनर्जी क्या होगी दोनों के लिए। तो दोनों के लिए सरफेस एनर्जी देखिए, इसके लिए तो आपके पास जो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स है, ये सरफेस मॉलिक्यूल हैव ए इंटरेक्शन विथ एयर मॉलिक्यूल एज वेल एज लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना। लिक्विड में क्या है, लिक्विड का आप कोई भी एक ड्रॉप लेते हो, ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन है, लिक्विड एयर इंटरेक्शन है, और कांटेक्ट मतलब एक ही है। तो यहां आप लिखोगे T इंटू 4 πr², तो दैट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। और बच्चों यहां पे क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन T इंटू ये हो जाएगा 4 πr² इंटू 2 होगा। आप बोलोगे सर 2 क्यों, क्योंकि अगर कोई भी अगर आप यहां पे मेम्ब्रेन बबल का लेते हो तो इसका एयर और इसके साथ इंटरेक्शन है, फिर यहां इधर और एयर और इसके साथ, तो इफेक्टिव कांटेक्ट 2 है, इफेक्टिव कांटेक्ट यहां पर 2 है। तो आप ये लिखोगे इफेक्टिव कांटेक्ट, तो इसका जो होगा वो होगा T इंटू 8 πr², तो इसका ध्यान रखिएगा, T इंटू 8 πr²। तो सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप एंड सरफेस एनर्जी ऑफ ए बबल, है ना, सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप एंड सरफेस एनर्जी ऑफ ए बबल आप इजिली बता सकते हो। बहुत बढ़िया, सभी के सही है। अब मान लो इसी में आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉप्स, कोलसेक एक वर्ड होता है कोलसेक ना, एंड लिक्विड ड्रॉप्स, कोलसेक टू फॉर्म
ए सिंगल बिगर लिक्विड ड्रॉप। तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, कितना हीट निकला, क्या हुआ, है ना। तो ये भी आप आसानी से बता सकते हो, ये भी आसानी से बता सकते हो कि मान लो अगर हमारे पास n लिक्विड ड्रॉप्स है, तो इस n लिक्विड ड्रॉप्स में तो इस तरीके से अपने पास n है और ये लिक्विड ड्रॉप्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड ड्रॉप्स है। कोलसेक का मतलब होता है बच्चों कंबाइंड होना, है ना। कोलसेक का मतलब होता है कंबाइंड होना। तो कंबाइंड होके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, ये कंबाइंड होके क्या कर रहे हैं, एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं। तो कंबाइन होने के बाद ये एक कोलसेक हो रहे हैं, इसी को कहते हैं, और एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, बिगर लिक्विड ड्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कितना वर्क डन करना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा, जिन्होंने, याद होगा सबको, कई बार पूछा भी गया है जेईई मेंस में। इसका अगर मैं स्मॉल आर बोल दूं रेडियस, और इस वाले का रेडियस कैपिटल आर बोल दूं, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन करके, कायदे से वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं, मास कंजर्वेशन है, बट डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी कट जाएगा, तो आप वॉल्यूम भी यहां कंजर्व कर सकते हो। तो यहां आप बोल सकते हो कि n इंटू 4 पाई, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बच्चों यहां से आप ये r निकाल सकते हो कि n की पावर 1/3 इंटू आर, है ना। जो नया ड्रॉप बना है इसका रेडियस क्या होगा, ये आप बता सकते हो। अब एनर्जी की बात करें तो पहले देखें कि ui कितना था, कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल। तो अभी हमने देखा लिक्विड ड्रॉप के लिए है सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन इसका T है, वो गिवन होगा आपको, है ना। तो T अपना क्या है, सरफेस टेंशन। तो ये आपको गिवन होगा, तो ये हो जाएगा T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर UI, एक T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और UF जो होगा इंटू N, है ना, इंटू N, ये लिख सकते हो। तो अब यहां से बच्चों N इंटू, ये तो अपनी हो गई सरफेस एनर्जी, एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, एक इसकी एक की एनर्जी, ऐसे N की N टाइम्स। U फाइनल क्या होगा, वो होगा T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो डेल्टा U हमेशा आप U फाइनल माइनस U इनिशियल ही करोगे। अगर वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब पहले की एनर्जी, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा है, बाद में कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसमें सिस्टम ने खुद ही वर्क किया है और उसका कुछ पार्ट इस वर्क में चला गया है, एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क में गया है। तो अभी देखें डेल्टा U का डिफरेंस क्या आता है। तो डेल्टा U अपने पास U फाइनल है T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस N इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और एक काम करते हैं, अब इसमें कॉमन, ये भी T होगा तो कॉमन ले लीजिए, 4 पाई T कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस N इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से इस R को स्मॉल के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो 4 पाई T ये हो जाएगा N की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर, भी कॉमन ले लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T, है ना, N की पावर 2/3 माइनस 1। N की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये डेल्टा U हो जाएगा बच्चों, चेंज इन, है ना, चेंज इन एनर्जी। तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। अब इसमें देखो, ये अगर ये पॉजिटिव है और ये U इनिशियल था एक ड्रॉप की, तो यहां से आप डेल्टा U निकाल सकते हो, और फिर आप
बता सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो भाई एनर्जी क्या करनी पड़ी होगी, एनर्जी सप्लाई की होगी। अगर ये नेगेटिव है मतलब एनर्जी सिस्टम ने खुद ही खर्च की होगी। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आ जाएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो 4 पाई r² कॉमन ले लेते हैं। n की वैल्यू मैंने पुट करी है r² n की पावर 2/3 - 1। अच्छा, यहां पे एक n और भी है, रुको, एक n और भी है यहां पे ना, तो n भी कॉमन ले लेंगे। यहां -n होगा। n अगर कॉमन ले लें तो 1/3 आएगा, तो इंटू n कर लें। n की पावर 1/3 - 1, एक बार चेक करिएगा सब लोग। अब ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्या हो जाएगा, u इनिशियल पूरे सिस्टम का। तो डेल्टा u हम लिख सकते हैं u इनिशियल n की पावर 1/3 - 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आपसे पूछा क्या रॉन्ग हो गया, अभी भी रॉन्ग है। n की पावर -1/3 होगा। अच्छा, n कॉमन लिया ना हमने, हाँ, -1/3, ठीक है। ये 2/3 था, -1/3 होगा। ठीक है, ठीक है, -1/3 होगा। -1/3 होगा। आप ऐसे भी रहने दे सकते थे, है ना, मतलब n कॉमन नहीं लेके भी समझ गए होगे। अब तो ठीक है, देख लो। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। देख लीजिएगा, आपको मान लो 8 दे दिया जाए, ठीक है, तो आप देख लेना कि एनर्जी का जो एक्सचेंज हुआ है वो कहां चली गई है, वो हीट एनर्जी में गई है ना, वो हीट एनर्जी में गई है। ठीक है, कभी कभी यही बोला जाता है इसी में कि जो ये कॉम्बिनेशन है ना, दो बबल्स अगर मान लो मिल रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपको दे दिया जाता है कि ये कैसा प्रोसेस है, उस पर बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देखें एक्सेस प्रेशर की। इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा और क्या होगा वो देखते हैं। तो कोई भी अगर लिक्विड ड्रॉप अगर आप लेते हो, देखिएगा, है ना, ये अपना लिक्विड ड्रॉप है, इसमें कोई भी बोल सकते हो कि लिक्विड है पूरा, और अभी एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको अगर हाफ से, ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको अगर मैं इसका केवल हाफ की एबीडी बनाऊं, देखो, अगर मैं केवल इसके हाफ की एबीडी बनाऊं, तो अब मुझे बताओ कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसकी एबीडी बनाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो एबीडी बनाऊंगा तो इस पे क्या क्या होगा बच्चों, एक तो इस साइड, इस हाफ साइड वाला जो है वो इस पे प्रेशर लगाएगा, तो एक्सेस प्रेशर अगर हम P बोलते हैं, तो इस तरफ जो होगा, इस हाफ वाले जो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं उसके वजह से यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया तो यही होगा।
एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड का है P मानते हैं, तो P इंटू यहां का रेडियस अगर हम R ले लें, इसका रेडियस अगर हम R ले लें, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट है ना, ये एक थ्रस्ट लगेगा हाफ वाले इधर वाले, ये जो नहीं दिखाया है इधर वाला जो लिक्विड से पूरा भरा है ये इस पे थ्रस्ट लगा रहा होगा, ठीक बात है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, PATM इधर लग रहा होगा, PATM इंटू ये भी प्रोजेक्टेड एरिया वही होगा पाई आर स्क्वायर, इस पूरे कर्व सरफेस पे जो PATM का प्रेशर लग रहा होगा वो भी वही होगा। अब बच्चों जो सरफेस टेंशन है उसको थोड़ा समझिएगा। सरफेस टेंशन आपने क्या किया है, ये कर्व सरफेस था, अब इस कर्व सरफेस को हाफ कर दिया। अभी आप ये सोचिए कर्व है, इसको केवल देखिए, ये कर्व था, ये पूरा था, आपने इसको आधा कर दिया। तो बच्चों यहां पे जो सरफेस टेंशन होता है ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, तो ये जो कर्व सरफेस पे इस पे जो टेंजेंशियल दिखाओगे बच्चों, कैसे दिखाओगे, ये सब टेंजेंशियल आपको ऐसे नजर आएगा आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ आता हुआ ये टेंजेंट जो होगा, अगर पूरा करते तो ये पूरा टेंजेंट होता, इसमें आधा कट कर दिया तो ये टेंजेंट आपको कुछ ये जो स्टाइलस दिख रहा है ये आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, देखो तो ये जितना भी टेंजेंशियल पार्ट है वो टेंजेंट हाफ हो गया है, तो आपको ये हॉरिजेंटल नजर आ रहा है, ये इस कर्व पे टेंजेंट है। बोलो, ये पूरा सरफेस टेंशन होगा, ये पूरा सरफेस टेंशन फोर्स होगा FT, है ना। और इस FT को क्या लिखोगे, कमेंट करके बताओ, FT क्या लिखोगे, कमेंट करके बताओ FT क्या लिखोगे बच्चों, कमेंट करके बताइए FT क्या लिखेंगे जल्दी से। FT क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखोगे, क्या होता है, क्या बताया, सरफेस टेंशन T इंटू इफेक्टिव, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए FT जो लिख सकते हैं बच्चों, वो लिख सकते हैं T इंटू 2πr, बहुत बढ़िया, है ना। इफेक्टिव एरिया इसका पूरा कितना होगा, कांटेक्ट एरिया, इफेक्टिव लेंथ जो पूरे कांटेक्ट में 2πr, ये हमने कर रखा है। अब इसको एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, PATM इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इस तरफ का फोर्स है, और एक FT भी है प्लस FT इसी तरफ है, दैट इज इक्वल टू ये यहां का इनसाइड का प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एरिया लिख दें क्या, तो थोड़ा अभी एरिया लिख देते हैं, इफेक्टिव एरिया, चलो ठीक है अभी रहने दो। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, FT एक्सेस प्रेशर चाहिए था हमें, तो FT को भी लिख ही लो, तो कट जाएगा PATM पाई आर स्क्वायर, FT हो जाएगा T इंटू 2πr इक्वल टू P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक्सेस प्रेशर होगा P माइनस PATM, है ना, तो P माइनस PATM, P माइनस PATM बच्चों आप क्या लिख सकते हो यहां से, 2T/R, 2T/R, तो दैट इज योर एक्सेस प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप केवल रिजल्ट भी याद रखोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन सब चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में अगर आपको केवल रिजल्ट भी पता है तो आपका पर्पस सॉल्व है। P माइनस PATM इक्वल टू 2T/R, तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop, और जिधर एक्सेस प्रेशर ज्यादा है बच्चों वो कॉनकेव होगा, है ना, ये P है, इधर PATM है,
तो अगर P ग्रेटर देन पी एटीएम है तो कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा। जिधर ज्यादा है कॉनकेविटी किधर ज्यादा होगी, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर कॉनकेविटी होगी। अगर ये उल्टा हो जाता है ना, मतलब ये ऐसा हो जाए, ये P है ये पी एटीएम है, तो इसमें आप देख रहे हो कि P लेस देन पी एटीएम आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं। हाँ हाँ, वर्क पावर एनर्जी के जो लास्ट के बहुत ही अफलातून क्वेश्चंस हैं लेक्चर के, वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बट मतलब टॉपिक मत छोड़िएगा, हर टॉपिक के शुरू शुरू के इलिस्ट्रेशंस कर लीजिएगा, जैसे है ना, हर टॉपिक के शुरू के इलिस्ट्रेशंस कर लीजिएगा, आपको पता लग ही जाएगा कि ये मेंस के बाहर वाली है इलिस्ट्रेशन, तो उसको अभी स्किप मार दीजिए, वो एडवांस में करिएगा फिर। P ग्रेटर देन पी एटीएम कॉनकेव, है ना। और ये इधर मतलब कुल मिला के आप देखेंगे कि दो, एक सरफेस है, सरफेस के जिस साइड कॉनकेव होगा उस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यही चीज लिक्विड ड्रॉप की बात करें बच्चों, एक्सेस प्रेशर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप पीवाईक्यू में देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनसाइड ए सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, तो इसको आप मतलब लिक्विड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा है, सोप बबल का मतलब तो समझ ही रहे हो आप लोग कि केवल एक मेम्ब्रेन होगा, है ना, एक मेम्ब्रेन होगा, एक मेम्ब्रेन होगा थिन, जिसका रेडियस मान लो R1 है, ये रेडियस R2 ले रहे हो, ये अपना R1 है मान लो इनसाइड का, और ये R2 है, ये अपना मेम्ब्रेन है, सोप सॉल्यूशन इसमें है। इसमें सोप सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए अपने पास ये पी एटीएम है, ठीक है, और इसका प्रेशर कुछ पी ले लेते हैं, और ये अपने पास फिर से पी एटीएम आएगा, ठीक है। तो अगर आप दो तीन पॉइंट लेते हैं, मतलब आप क्या करिए, थोड़ा सा ऐसे सोचिए, इमेजिन करिए कि ये पूरा एक ड्रॉप है, किसका, एयर का, ये एयर, यहां भी एयर है, तो ये एयर का एक बबल, जो सॉरी लिक्विड ड्रॉप जैसे लेते थे, तो आप एयर का एक लिक्विड ड्रॉप मान सकते हो ना इसको। और यहां पे अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां 1 लेते हैं, ये पॉइंट 2 लेते हैं, ये पॉइंट 3 लेते हैं, तो P1 और P2 की बात करो, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है कि कॉन्केविटी वन साइड है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं P एटीएम 1 और 2 को देखते हुए कॉन्केविटी 1 के साइड है, तो P एटीएम इसके साइड का प्रेशर है माइनस P इज इक्वल टू 2T अपॉन ये इन साइड का है R1, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। सरफेस टेंशन इसका T है, T इसका सरफेस टेंशन है। अगर मैं 2-3 को देखूं, अगर मैं 2-3 को देखूं, तो 2-3 के लिए क्या लिख सकता हूं बताओ, इस 2-3 के लिए क्या लिख सकता हूं, इस 2-3 में कॉन्केविटी जो है 2 के तरफ है ना, कॉन्केविटी 2 की तरफ है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, P माइनस पी एटीएम, P3 फिर से पी एटीएम है, इक्वल टू 2T बाई R2, दोनों को ऐड कर दें। अच्छा यहां पे थोड़ा गलत हुआ है, ये पी एटीएम तो हो नहीं सकता क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर यहां पे P1 मान लेते हैं, इसको P2 कर लीजिए, P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा P2 माइनस पी एटीएम। अब ठीक है,
P1 माइनस P2 एक्सेस प्रेशर हमें चाहिए था, तो हमें मतलब P1 माइनस P चाहिए, तो P2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 माइनस P ये होगा 2T 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये जनरल किसी भी कर्व सरफेस के लिए आप बोल सकते हो, ये ऐसा नहीं कि इसी के लिए, है ना। P1 माइनस P इक्वल टू 2T 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां पे बच्चों P1 माइनस P R1 R2 एक कॉमन अगर लें कि इफ फॉर बबल R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले सकते हैं, मेम्ब्रेन है ना ये, सोप सॉल्यूशन किसी मेम्ब्रेन में है, तो R1 इक्वल टू R2 ले सकते हैं इक्वल टू R। तो फॉर सोप सॉल्यूशन ये जनरल ले सकते हैं फॉर एनी कर्व सरफेस, उस पे आएंगे अभी और जनरलाइज करके। तो यहां से P1 माइनस P एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल आप लिख सकते हो 40/R ना, तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल टू 4T/R। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल 40 है, लिक्विड ड्रॉप 2T है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये अपना हो गया एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तो R1 R2 को हमने लगभग एक माना है क्योंकि वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो 40/R, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 40/R एक्सेस प्रेशर। ठीक है, इन जनरल बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि R1 R2 कर्व के लिए बोल रहा हूं या बबल, क्योंकि ये फिर एजम्पशन हर जगह यूज होगा। कोई जनरल कर्व सरफेस होगा उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, हालांकि वो जरूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए, जानने में कोई बुराई नहीं है। वो ये है एक्सेस प्रेशर फॉर ए लिक्विड सरफेस, है ना, फॉर लिक्विड सरफेस और इस सरफेस के दो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू लिक्विड सरफेस है तो 2T 1/R1 प्लस माइनस 1/R2। आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, बहुत आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, उसी से काम हो जाएगा फिर भी। अब इसमें R1 R2 प्लस माइनस कब लेंगे, तो आप देख लीजिए प्लस कब लेंगे, व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 बेसिकली क्या है, R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तो R1 R2 को हमने क्या ले लिया था, नियर अबाउट R ले लिया था, क्योंकि सोप बबल में वो दोनों मेम्ब्रेन बहुत छोटा होगा, तो R1 R2 को हमने R ले लिया। कोई जनरल कोई भी होता जिसमें R1 R2 अलग होते, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस, टू कर्व सरफेसेस। ठीक है, तो जैसे अभी इसी चीज को आप जनरलाइज सोप के लिए देखें, लिक्विड के लिए देखें, तो लिक्विड के लिए अपना R1 R2 लिक्विड के लिए क्या था, R1 R2 R के ही बराबर था, और वो प्लस था क्योंकि एक ही सेम साइड थे। तो प्लस व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन सेम साइड, ऐसे आप लिख सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। माइनस आप बोल सकते हो व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये लिक्विड सरफेस के लिए है। अगर सोप थिन फिल्म के लिए बोला जाए, फॉर थिन फिल्म
थिन फिल्म, तो इसमें जो डेल्टा पी होगा बस यहाँ 4 हो जाएगा, 4t, और ये अपना 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। प्लस माइनस का साइन का जो कन्वेंशन है इसके लिए भी वही रहेगा। तो कभी जो जनरल आ सकता है वो मैं बता देता हूं क्या आ सकता है, ये मैंने जनरल लिख दिया है, बहुत मतलब का नहीं दिखता। जो आ सकता है अपार्ट फ्रॉम देम, वो थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि जैसे ग्लास, पैरेलल ग्लास प्लेट है, उसमें आपने किसी लिक्विड ड्रॉप को एक्सेस प्रेशर, कोई भी वाटर है, वाटर को आपने दो ग्लास प्लेट के बीच में रख दिया है, किसी वाटर को, देखो ऐसा है, किसी वाटर को आपने दो ग्लास प्लेट के बीच में रख दिया है, तो ये ग्लास प्लेट है और वाटर का जो कर्वेचर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आने को हो सकता है तो ये आ सकता है, तो आप इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा, उसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना वाटर है और ग्लास है, दो ग्लास के बीच में एक वाटर का ड्रॉप है, उसको सैंडविच कर दिया है, तो उसका कर्वेचर है ना, उसका मतलब ऐसे सोचो, जो जेल टाइप की जैसे पुदीन हरा की गोली होती है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो तो उसका कर्वेचर कुछ ऐसा दिखेगा, बताओ, कि उसी टाइप की बात है, ये पहले समझ पाए। ठीक है, तो इसमें आप बोलते हो, देखो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो अभी मैं डिफाइन करूंगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर, चलिए पहले इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन कर दूं, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे, इस पे आते हैं अभी। ठीक है, अभी आते हैं इस पे, पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट देख लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की और शेप ऑफ मेनिस्कस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों क्या होता है, जब कोई भी अगर आपने पास, कोई भी अपने पास लिक्विड है, वो किसी थिन फिल्म में अगर है, तो उसका जो कर्वेचर होगा उसी को हम मेनिस्कस कहते हैं। वो कॉनकेव भी हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स भी हो सकता है मेनिस्कस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे वो डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ कि मान लो कोई अपने पास अगर एक मरकरी और वाटर के बिहेवियर को स्टडी किया गया, देखा गया कि अगर आप मरकरी में कोई भी कैपिलरी कहते हैं इसको, है ना, कैपिलरी एक बहुत स्मॉल डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल रॉड समझो। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में जब टाइट्रेशन किया होगा, केमिस्ट्री लैब में जब आप लोगों ने मोहर सॉल्यूशन का टाइट्रेशन किया होगा तो पिपेट यूज किया होगा ना, तो वही है ना। तो उसी तरीके से कैपिलरी राइज का मतलब अभी पढ़ेंगे वो, तो ये कैपिलरी अगर आप डिप कर दो तो इसके अंदर जो लिक्विड जाएगा, मरकरी के केस में ये देखा गया बच्चों कि इसकी ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म करता है, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म करता है ऐसा। ठीक है, और कैपिलरी, इसी को कैपिलरी भी कहते हैं। कैपिलरी में जो लिक्विड रेज करेगी, क्यों रेज करेगी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, आगे अभी पढ़ेंगे जस्ट, तो वो ऐसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। और बीकर में उसके लेवल से कमी होगा, ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस।
तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बोला जाता है बच्चों कि यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे? ये जो कैपिलरी है और ये मेनिस्कस के साथ जो एंगल ये टेंजेंट बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा दैट इज आवर एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पूरा एंगल है ये दैट इज योर थीटा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये अपना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है कि कैपिलरी के सरफेस से, है ना, और ये जो अपना मेनिस्कस है उसके टेंजेंट, इस मेनिस्कस, है ना, कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉनकेव भी। तो ये जो मेनिस्कस है इस पे आपने ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट है, ये किस पे है? ये क्या है? टेंजेंट ऑन कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस पे जो टेंजेंट है वो इस कैपिलरी के सरफेस से जो एंगल बनाएगा दैट इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्लियर है बच्चों? दैट इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्लियर है सभी को? अब मान लो दिस इज फॉर मर्करी, ऐसा सिचुएशन देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसमें एचजी के लिए देखा गया। अगर यही कहानी वाटर के लिए देखी गई तो वाटर में कुछ ऐसा हुआ। इसके जगह पे अगर वाटर हो जाए तो वाटर में ये देखा गया बच्चों कि इसमें कॉनकेव बनता है। मेनिस्कस जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉनकेव। तो ये अपना ऐसे कैपिलरी राइज करेगी कॉनकेव मेनिस्कस से, ये भी जो है अपना कॉनकेव होगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इस कर्व पे जो आप टेंजेंट खींचोगे ऐसे, है ना, तो एक्यूट एंगल बनाएगा, आप देख पा रहे हो। तो ये जो एक्यूट एंगल बनेगा तो ये अपना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास कितना है? ये है वाटर। तो वाटर में कॉनकेव मेनिस्कस है और इसमें होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपना मेनिस्कस कि वो कैसा होगा, है ना। शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस जो है, तो शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस जो है तो शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस आप इससे बता सकते हो कि अगर मान लीजिए अपने पास कैपिलरी अगर आप देख रहे हो तो कैपिलरी में जो लिक्विड चढ़ेगा वो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, वो आप बता सकते हो। कैसे? वो तो अभी आपको बता ही दिया मैंने। खैर यहां पर अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स होने का मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर देखो ध्यान से तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा। एक होगा फोर्स ऑफ कोहेशन और एक होगा फोर्स ऑफ एडेशन। तो ये हो गया फोर्स ऑफ इधर एडेशन और ये इधर हो गया फोर्स ऑफ कोहेशन। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो लिक्विड की तरफ अगर रहे
तो रिजल्टेंट फोर्स आपका जब इधर ही रहे लिक्विड की तरफ तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, ठीक है। ये अपना लिक्विड है। ये किसके किसके बीच में? ग्लास मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है। ग्लास मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल, ये है फोर्स बिटवीन, मतलब कोहेसिव फोर्स आप बोल सकते हो, एफ सी, है ना। और ये एफ ए मतलब एडेसिव। उल्टा बोल दिया क्या? ये एडेसिव होगा ना लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ। हाँ, वो एडेसिव ये होगा ना। तो एफ ए और ये एफ सी कोहेसिव, तो एडेसिव ये होगा। ये कोहेसिव होगा लिक्विड लिक्विड का, और ये ग्लास और लिक्विड का है। तो ये अपने पास है एडेसिव, ये है कोहेसिव। देख लीजिए। तो और ये रिजल्टेंट है, ये एफ आर है, ये एफ आर है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इसकी तरफ है, तो यहां पे एफ सी ग्रेटर देन एफ ए है। एफ सी ग्रेटर देन एफ एस है, तो आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स मेनिस्कस, है ना। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात कर सकते हो। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो, यही चीज अगर ऐसी हो जाए, कॉनकेव, थोड़ा गेस कर पा रहे हो कि कौन बड़ा होगा? एडेसिव ज्यादा वो होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो बाहर जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा वो अपना, ये एडेसिव है और ये अपना कोहेसिव है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एडेसिव के साइड हो। ये अपना एफ ए है, एफ एडेसिव, और ये एफ कोहेसिव। तो इस केस में एफ ए जो है लेस देन एफ सी होगा। हाँ सॉरी, एफ ए ग्रेटर देन एफ सी, तो कॉनकेव मेनिस्कस होगा, ठीक है। और कहीं मान लो ऐसा हो जाए, एडेसिव फोर्स क्या है? एडेसिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स, ये बता चुका हूं, एडेसिव फोर्स है। कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है, कॉनकेव क्यों हो रहा है? देखो भाई, आप ये बताओ, आपने पैरेललोग्राम तो पढ़ा है, ये फोर्स किसके किसके बीच में? ये फोर्स किसके बीच है? लिक्विड और ग्लास मॉलिक्यूल के। ये लिक्विड और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है, और ये अपने पास लिक्विड लिक्विड का है। तो ये फोर्स अगर बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट इधर होगा ना भाई, रिजल्टेंट इधर होगा। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने लॉजिक से, इसी के वजह से होता है। मान लो ऐसा आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कौन बड़ा होगा तो मेनिस्कस कैसा होगा, तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए बता दे रहा हूं। तो यहां पर ये बड़ा होगा तो आप रिजल्टेंट जिधर बड़ा होगा उधर ही तो फोर्स जो बड़ा होगा उस तरफ रिजल्टेंट होगा, है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ऑब्ट्यूज होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये तो बहुत बेसिक बात है एक्सपेरिमेंटल। अगर मान लो आपका मेनिस्कस वर्टिकल फ्लैट हो जाता है तो क्या होगा बताओ? अब तो बता सकते हो कि मतलब रिजल्टेंट को किधर आना पड़ेगा? रिजल्टेंट ऐसा होगा। और रिजल्टेंट ऐसा होने के लिए, है ना, रिजल्टेंट अपना ऐसा होने के लिए क्या होगा कि भाई पूरा का पूरा रिजल्टेंट इधर हो, मतलब ये कोहेसिव, और इधर कहीं पे अपना कुछ एडेसिव, जिससे कि अपना रिजल्टेंट जो आए वो एकदम वर्टिकल आ जाए। तो शेप जो है ना ही कॉनकेव होगा ना ही कॉन्वेक्स होगा, थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना होगा कि रिजल्टेंट अपना थोड़ा सा इधर आ जाए।
ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये अपना F कोहेसिव, ये F एडेसिव। इस केस में क्या होगा बताओ आप लोग? पता कैसे चला कौन बड़ा है? अरे भाई, जो बड़ा होगा उसका अगर ये इधर पुल करेगा तो कर्वेचर कैसा बनेगा? आपने मैकेनिक्स भी पढ़ी है, तो कर्वेचर रिजल्टेंट की तरफ बनेगा। बकवास वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा मतलब नहीं है अब बोलने का। ठीक है, चलिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट कैपिलरी राइज की बात होती है इसी में, और इस पे भी क्वेश्चंस हर साल आते रहे कैपिलरी राइज पे, कि अगर आपने कोई कैपिलरी डिप किया तो वाटर लेवल कैपिलरी में राइज होगा। ठीक है, तो कैपिलरी अगर राइज होता है, मैं बड़ा करके बना रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है, कैपिलरी है ये, बहुत ही माइन्यूट है ना, बहुत ही डायमीटर इसका बहुत स्मॉल है। नहीं तो कैपिलरी एक्शन दिखेगा नहीं, नहीं तो आपको हर चीज जो है हर चीज जो है क्या होगा, फ्लैट ही नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या होगा, कैपिलरी राइज में अगर आप लिक्विड ड्रॉप करा रहे हो, तो मान लो कैपिलरी राइज करता है कॉनकेव मेनिस्कस जैसे मैंने लिया है, तो कुछ ऐसा होगा। पूरा, चलो ये ठीक है। अब ठीक है, कैपिलरी राइज में कुछ कर्वेचर बना, मान लो लिक्विड, तो ये कैपिलरी एक्शन हुआ और कैपिलरी में कुछ लिक्विड राइज हुआ। क्यों राइज हुआ वो भी क्लियर होगा। और ये अपना पूरा लिक्विड है, इधर पूरा लिक्विड है, आपने कहीं इसको डिप कर रखा है, ये पूरा लिक्विड है। कोई वेसल में आपने कैपिलरी डिप किया और ये राइज हो गया, इतना पार्ट राइज हो गया, एच पार्ट, एच पार्ट जो है राइज हो गया कैपिलरी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एच पार्ट जो है कैपिलरी में राइज हो गया। अब यहां पे क्या होगा, देखो कि यहां पे अगर आप पॉइंट लेते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। कैपिलरी कब तक राइज होगा, इक्विलिब्रियम के केस में देखिए कैपिलरी कब तक राइज होगा। आप बताओ यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट अपना यहां पर क्या है, सभी को पता है, ये मेनिस्कस का जो कर्वेचर है इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है, थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। और ये जो कर्वेचर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर को अगर पूरा सर्कल बनाते हो तो एक स्फेयर बनेगा। इस कर्वेचर को पूरा अगर आप एक कर्वेचर को पूरा कंटिन्यू करते हो तो इसका अपना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं? इसका अपना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बताइए। तो इसका अपना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जो है ये कैपिलरी का डायमीटर है, ये कैपिलरी का डायमीटर है। तो मान लेते हैं कि जो अपना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका अपना कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना, इसका अपना कोई ना कोई सेंटर होगा। अगर ये बनता तो कुछ ऐसा बनता, ठीक है बच्चों, अगर ये कुछ बनता तो पूरा ऐसा बनता कि नहीं, एक इस पूरा स्फेयर, इसका अपना कहीं पे सेंटर भी होता, अपना सही पे सेंटर होता, और इसके अपने सेंटर से यहां पे देखो, तो ये तो रेडियस हो गया किसका, कैपिलरी का, डायमीटर का हाफ रेडियस। और ये कैप जो बबल या ये जो मिनिस्कस बना है उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये स्मॉल आर जो है कैपिलरी का रेडियस है, दोनों में डिफरेंस है।
अब इसमें बच्चों ये क्या है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर जो है थीटा, और ये 90, तो ये अपना फिर से थीटा होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो ये भी थीटा होगा। तो दोनों आर और आर के टर्म्स में हम रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। पहला करते हैं। अच्छा देखिए, कैपिलरी है, तो आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम, अब इसमें आप क्या करो, एट इक्विलिब्रियम जो है इसकी एबीडी अगर आप बनाते हो, मैं यहां बना दे रहा हूं, तो ये कैपिलरी राइज हुआ है ना, आप ये मानो कि पूरा पूरा ये यहां तक राइज हुआ है, ये वॉल्यूम नेग्लेक्ट किया गया है बच्चों, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम जो है ये नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि कैपिलरी है, तो कैपिलरी का ये वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसके राइज होने पे, तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, ये है, ऐसा है। तो ये पूरे को हम h ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो वेट होगा उसको mg लिख सकते हो, जो एक्स्ट्रा वेट है कैपिलरी में, ये mg लिख सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। जो लिक्विड राइज किया है उसका वेट है mg, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, उसको बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। और सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लिखे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, एक सिलेंडर है ये। अब यहां पर जो इसका कर्व सरफेस होगा, मेरे हाथ को देखो, ये कर्व, एक मिनट, ये कटोरा टाइप है, ऐसे देखिए, ये कैपिलरी है, ये कटोरा टाइप है, ऐसे इतना राइज हुआ है। अब आप इस पे टेंजेंट खींचोगे बच्चों, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन सब पे टेंजेंट जाएगा, सरफेस टेंशन टेंजेंट जाएगा, तो उसका कंपोनेंट आएगा बिल्कुल। तो उसका अपने पास क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा। तो सरफेस टेंशन ये पूरा हेमिस्फेरिकल नहीं है, जो टेंजेंट आपका वर्टिकल नजर आए, इसको भी समझने का है। अगर ये पूरा, ठीक है, अगर ये पूरा बच्चों हेमिस्फेरिकल होता तो आप टेंजेंट वर्टिकल चला जाता। ये तो जनरल है ना, कुछ आपके सामने ये रहे, देखिए ये पूरा वर्टिकल सेमी सर्कुलर टाइप, मतलब हेमिस्फेयर नहीं है, नहीं तो टेंजेंट वर्टिकल जाता। अब ये ऐसा है, तो इस पे टेंजेंट सब पे ऐसे जाएगा कि नहीं, बताइए। तो यहां जो सरफेस टेंशन होगा, है ना, वो सरफेस टेंशन आप क्या लिख सकते हो, सरफेस टेंशन जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन फोर्स, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट तो आप दिख ही रहे हो, तो यहां पर एक टी होगा ऐसा, और यहां पे भी, यहीं पे नहीं होगा, मतलब ये पूरे जगह पे होगा, ठीक है। अब इस टी और ये पूरा जो रेडियस है इसका आर है, इसका रेडियस आर है, तो ये पूरे पे होगा। ये तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं, कुछ ऐसा है मान लो। तो यहां पे जो कंपोनेंट होगा जो इसके वर्टिकल होगा, तो एफ टी वर्टिकल, ये तो पूरा एफ टी होगा, और ये होगा एफ टी वर्टिकल। एफ टी वर्टिकल क्या होगा, ये सभी को पता है कि जो दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा एफ टी कॉस थीटा, इधर होगा एफ टी साइन थीटा। और यही एंगल था अपना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये अपने पास थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। तो एफ टी वर्टिकल जो हमें मिलेगा बेसिकली, वो मिलेगा, ये एफ टी है, एफ टी वर्टिकल मिलेगा एफ टी कॉस थीटा, है ना, एफ टी इंटू कॉस थीटा, इधर भी वही मिलेगा। तो टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा बच्चों, एफ टी वर्टिकल क्या लिख सकते हैं, एफ टी वर्टिकल की वैल्यू होगी एफ टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, एफ टी कॉस थीटा
इंटू 2πr, और एफ टी कॉस्ट, एक मिनट, एफ टी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ एफ को लिख सकते हैं, एक मिनट यही लिख देते हैं, टी इंटू सरफेस टेंशन फोर्स इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं एफ टी वर्टिकल। एफ टी तो होगा टी इंटू 2πr, ठीक है। एफ टी तो होगा, एक मिनट, एफ टी तो होगा टी इंटू 2πr, है ना, और उसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल वाला वो कॉस में आएगा, तो यहां पे ये आ जाएगा। अब यहां से आप बता सकते हो कि इसको बैलेंस करेगा वेट को, तो टी इंटू 2πr कॉस थीटा को ये बैलेंस करेगा इतने वॉल्यूम के वेट को। अब इसमें भी थोड़ा नेग्लेक्शन है, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है कि ये जो वॉल्यूम आपको खाली दिख रहा है, ये जो इतना वॉल्यूम खाली दिख रहा है, इसको आप पूरा सिलेंड्रिकल मान लेंगे। देखो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा अंकित, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पूरा 2πr ले लिया हुआ है, ये चीज समझिएगा, आपने पूरा ये 2πr ले लिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज समझ लीजिए। ये जो r है, आपने ये पूरा इफेक्टिव लेंथ 2πr ये ले रखा हुआ है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो t इंटू 2πr कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वेट mg, और m को लिख सकते हैं बच्चों, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल मानेंगे, इंटू रो, तो t इंटू 2πr कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, तो आपको कैपिलरी राइज मिल जाएगा, वो हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन रो, अच्छा वेट है ना तो g भी होगा, तो रो जी आर। तो ये बच्चों हो जाएगा कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता था, थोड़ा बता के आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं भाई कि 2t cos थीटा नहीं होगा, ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये ft वर्टिकल नेट है, ये 2πr लिख दिया गया है, मतलब ये ft वर्टिकल नेट है। ft के केवल 2 कंपोनेंट थोड़े होंगे, ऐसे कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट होंगे। आप 2 डायमेंशनल देख पा रहे हो, इतना समझाने के बाद भी आप नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो। एक हेमिस्फेयर, एक आपका ऐसा कर्वेचर है, तो यहां पे अपने पास हर जगह पे टेंजेंट होगा, ये चीज मैंने बना दिया है। तो यहां पे ये 2 ही कंपोनेंट थोड़े होंगे, वो तो 2 दिखाए गए हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, पीछे भी होगा, सभी तरफ के कंपोनेंट होंगे। उनका जो वर्टिकल है ft वर्टिकल, वो यहां बनाया गया है, वो पूरा 2πr लिया गया है, देखिए आप, ठीक है। पिछली साल भी आप लोग जहां भी पढ़े हो गए होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीजें क्लियर की गई हैं, इसलिए कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है आप लोगों को। 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, जिसमें सभी बच्चों को पता है थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये दिया जाएगा आपको, ठीक है, ये दिया जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है कि, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, दिया में जैसे होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कैपिलरी राइज वहीं से, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है बच्चों, और टी जो है सरफेस टेंशन है। ऑफ लिक्विड है। तो इतनी चीजें हैं 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये आपको कैपिलरी राइज के बारे में बता रहा है। अब देखो, अगर कैपिलरी राइज जो है इनसफिशियंट लेंथ की हो जाए, इसका एक और फॉर्मेट देखो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा आपको। अगर कैपिलरी जो है इनसफिशियंट है, मतलब जितनी हाइट चढ़नी है उतनी नहीं चढ़ रही है, कैपिलरी छोटी पड़ जा रही, तो क्या होगा लिक्विड का? लिक्विड ओवरफ्लो करेगा,
इनसफिशियंट है ना, मतलब जितना एच हाइट है, एच से मैंने काट दिया कैपिलरी को, एच से थोड़ा कम कर दिया कैपिलरी को, तो क्या होगा, लिक्विड क्या होगा आप बताओ। लिक्विड जो है क्या ओवरफ्लो करने लगेगा, यहां से तो यही दिखता है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो, तो इस फॉर्मूले में बच्चों एक और फॉर्मेट आप दे सकते हो, कैपिटल आर के फॉर्म में, मतलब जो लिक्विड लेवल है जो राइज किया उसका जो कर्वेचर है, उसके कर्वेचर के फॉर्म में इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा डिराइव कर सकते हो, है ना, उसके कर्वेचर के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक जाएगा, बट वो कैसे एडजस्ट करेगा उस इनसफिशियंट हाइट को, बाई चेंजिंग इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए कैसे आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाली है। आप इस आर और आर में तो अब एक रिलेशन देख ही सकते हो बच्चों, क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर। ठीक है, तो कॉस थीटा को अगर मैं आर अपॉन आर लिख देता हूं, तो यहां से अपना एच क्या आएगा, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला 2t, है ना, कॉस थीटा को आर आर लिख दिया तो आर कैंसिल हो गया, रो जी कैपिटल आर। तो हमारा जो कैपिटल आर है उसके फॉर्म में ये फॉर्मूला है, जो कि कैपिटल आर है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप, कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस। तो जो भी लिक्विड सरफेस यहां बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। ये तो ध्यान है ना, ट्यूब है वो सिलेंड्रिकल, तो आपको सामने का व्यू दिखाया गया है, वो पूरा 3 डायमेंशनल है, एक स्फेयर है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से अगर इसको और थोड़ा देखो, रो आर इंटू एच हमें कांस्टेंट मिल रहा है बच्चों, आर इंटू एच मिल रहा है 2t अपॉन रो जी। ये तो एक कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के लिए कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा, और जी भी कांस्टेंट होगा, 2 भी। तो बच्चों ये बोल सकते हो क्या, आर एच इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर आपने लिक्विड मेनिस्कस को छोटा कर दिया, तो आप ये बोल सकते हो कि R1H1 इक्वल टू R2H2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जो H2 होगा वो होगा R1H1 अपॉन R2, या आप ये बोल सकते हो कि R1H2 इक्वल टू R2H2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं बोलता हूं कि H1 ग्रेटर देन H2 है, H1 ग्रेटर देन H2 था, आपने लिक्विड कैपिलरी को छोटा कर दिया, तो आप मुझे बताओ जब H1 ग्रेटर देन H2 होगा, तब यहां से तो ये चीज यही नजर आती है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो अगर H1 ग्रेटर देन H2 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, R1 ग्रेटर देन R2 होगा कि नहीं होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, H2 अपॉन H1, तब इनवर्स जाएगा। तो अगर हमारा H1 बड़ा था H2 से, इसका मतलब R1 लेस देन R2 होगा। मानते हो इसका क्या मतलब है बच्चों, कि जब आपने कैपिलरी को छोटा कर दिया, इसका मतलब जो कर्वेचर है वो बढ़ गया, और कर्वेचर का बढ़ना मतलब वो और क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। जितना फ्लैट होगा कर्वेचर उतना कम होता जाएगा। मानते हो, जितना वो क्या होगा, जितना कॉनकेविटी और बढ़ेगी तो कर्वेचर उतना बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो जो हाइट को एडजस्ट करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा था, फिर वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मान सकते हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फ्लैट होगा, उल्टा बोल रहा हूं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो आपका ये और फ्लैट होगा, जिससे कि बॉल बड़ा बने, स्फेयर और बड़ा बनेगा। मतलब पहले ऐसा था, अब ये मान लो तो इसका कर्वेचर पूरा ये होगा। अगर ये पूरा अब थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा तो कर्वेचर और बड़ा हो जाएगा। तो शायद सब लोग समझ रहे हैं कि ये हाइट को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। लिक्विड लेवल मिनिस्कस का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिस्कस का एडजस्ट करेगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया, आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कैपिलरी विथ इनसफिशिएंट हाइट। ठीक है बच्चों, कैपिलरी विथ इनसफिशिएंट हाइट। तो ये सारी कहानी थी सरफेस टेंशन की। आप लोग इसको एक बार पढ़ के डायरेक्ट पीवाईक्यूज करिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें कुछ दम नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप इसको लेकिन जानना जरूरी था। ठीक है, बाकी आपका एक बचता है विस्कोसिटी, तो उसको नेक्स्ट टर्न पे निपटा देंगे, और इसके कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे वेरिएशन और वो भी कर लेंगे। तो विस्कोसिटी आपका एक इसमें से बचता है, फ्लूइड खत्म है, एक लेक्चर और लगेगा। उसके बाद आपका वेव है, वेव में डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो डॉपलर मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल। ठीक है, आपको केवल रेजोनेंस ट्यूब तक पढ़ाऊंगा, वो 3-4 लेक्चर वो ही है, 3-4 लेक्चर की कहानी है। ठीक है, और उसके बाद जो है थर्मो का एक सेशन एक्स्ट्रा क्लास थर्मो का ले लूंगा, 3 घंटे का। ठीक है, तो आपका जो है आप पूरी तरीके से नए साल के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी नई लड़ाई के साथ। ठीक है, तो नए साल के पहले मैं चाहूंगा कि आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूं। ठीक है, हाँ वो नहीं हो पाया, सेंटा वाला गिफ्ट पूरा सिलेबस खत्म, वो नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया, इधर 2-3 दिन में बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, नहीं तो वो भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्रिसमस के नहीं तो न्यू ईयर का गिफ्ट दे दूंगा सिलेबस खत्म करके। ठीक है, चलिए, हाँ जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसी दिन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसी दिन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बच्चों। फिर उस पे जो है कुछ ना कुछ रिवीजन की चीजें उस पे मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं।